once again. In last class, what we discussed, we need to recall first and then we should start with the new things that we need to learn. तो अगर हम थोड़ा रिकॉल करें, थोड़ा रिवाइज करें, तो हमने लास्ट क्लास में सेल इस चीज़ के बारे में कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, थोड़ा याद करो। जैसे कि हमने कहा था कि इट्स नॉट अबाउट साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट इट्स अबाउट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी का साइज बड़ा होने से उसके अंदर की सेल्स का साइज बड़ा है ऐसा नहीं होता, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का साइज बड़ा है तो इसका रीजन है उसकी बॉडी में नॉर्मल या बहुत सारी सेल्स का या ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स का प्रेजेंट होना। करेक्ट। फिर उसके बाद हमने कहा था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो ना सिर्फ उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होती है बट उस ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की सेल्स देखी जाती है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमको देखने को मिलती है। जैसे हमने ह्यूमन का एग्जांपल लिया था और कहा था कि भाई ह्यूमंस में हमारे पास वैरायटी ऑफ सेल्स है, लाइक आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, न्यूरॉन्स है, मसल सेल्स है, प्लेटलेट्स है और भी बहुत सारी जिनके नाम हम यहाँ चाहे तो ले सकते हैं, जैसे लीवर की सेल्स है, पैंक्रियास की सेल्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हम जानते हैं कि ये सभी सेल्स प्रॉपर्टीज वाइज या फंक्शन वाइज एक दूसरे से अलग है, फिर भी वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है या एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी का हिस्सा है। तो ये भी एक बात हमको यहाँ पे समझनी होगी, या हमने जो समझी थी कि भाई इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर different types of cells which are modified on the basis of their function। फिर उसके बाद हमने एक बहुत important property को describe किया था जिसको नाम दिया था हमने टोटीपोटेंसी। और एक बार अगर हम फिर से रिकॉल करें तो टोटीपोटेंसी is nothing but an ability of a single living cell or plant cell to give rise to a whole plant body। That's what we called टोटीपोटेंसी। एंड प्रॉपर्टी वाइज ये प्रॉपर्टी एनिमल की सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट नाम साइंटिस्ट या पर्सन्स के नाम एनलिस्ट किए थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में अपने बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप की मदद से अलग अलग मटेरियल्स को ऑब्जर्व किया। और इसी दौरान जब उन्होंने प्लांट के कॉर्क नाम के टिश्यू को ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ कंपार्टमेंट जैसी चीजें देखने को मिली, जिसमें से हर एक कंपार्टमेंट को उन्होंने पहली बार नाम दिया सेल्यूला, या जिसको आज हम कहते हैं सेल। तो ये जो सेल नाम की टर्म है इसकी जो ओरिजिन है वो वहां से है, रॉबर्ट हुक से, जिन्होंने 1665 में पहली बार हमको इस बारे में बताया। जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम जितना सेल के बारे में जानते हैं उसकी शुरुआत 1665 में हुई है रॉबर्ट हुक के डिस्क्रिप्शन से, लेकिन वहां से लेके आज तक अलग अलग एराज में अलग अलग रिसर्चर्स या अलग अलग साइंटिस्ट्स ने हमको सेल के बारे में काफ़ी सारी इंसाइट्स, जानकारियाँ पता करके दी। और आज हमारी जो सेल की नॉलेज है या जानकारी है वो उन सभी लोगों के वर्क या रिसर्च की बदौलत है। तो इसी कड़ी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारा पहला कोर टॉपिक भी है इस चैप्टर का, उसका नाम है सेल थ्योरी। ठीक है ना। जब भी बात किसी साइंस की होती है, फिर बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या कोई भी हो, तो दो टर्म्स या दो नाम हमको बहुत प्रोमिनेंटली सुनाई देते हैं। ठीक है, थियरी और हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस ये आप में से कितने लोगों ने सुन रखा है? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट नहीं भी सुना है तो अभी सुनो और अभी से समझो और अब से इसके बाद याद रखो। ठीक है ना।
थियोरी और हाइपोथेसिस में फर्क क्या है? जब हम किसी चीज को कहते हैं थियोरी, इसका मतलब ये है कि वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसकी किसी एस्पेक्ट को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं या हम बताना चाहते हैं या बता रहे हैं, तो हम उसे थियोरी कहते हैं। लाइक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, थियोरी ऑफ सेल के बारे में प्रेडिक्शंस या सेल के बारे में जानकारी जो एक्सपेरिमेंटली नहीं प्रूव की गई है बट बताई गई है। ठीक है, यह मतलब ये हुआ कि थियोरी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि किसी थियोरी में दी हुई सभी बातें लागू हो या सभी बातें सही हो। वो एक प्रेडिक्शन है, वो एक स्टडी है जो कोई साइंटिस्ट अपने रिसर्च के बेसिस पे, अपने फाइंडिंग्स के बेसिस पे या बोलो अपने समझ के बेसिस पे बताता है किसी बारे में। जैसे सेल के बारे में चीजें बताई गई, सेल के बारे में ऑब्जर्वेशंस बताई गई, तो उन ऑब्जर्वेशंस के या फैक्ट्स के सेट को हम क्या कहते हैं? थ्योरी और सेल थ्योरी। और रहा सवाल हाइपोथेसिस का, तो हाइपोथेसिस मतलब ऐसी चीज जो हो सकती है, मतलब कुछ ऐसा बताना जिसके ऊपर हमारा कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जा सकता है या कोई एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब जो नहीं हुआ है या जो नहीं है उस बारे में एक चीजों को बताना या ऐसा हो सकता है ये बताना। और थियोरी मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या जो हो चुका है उस बारे में बताना या उस बारे में ऑब्जर्वेशंस को एनालिस्ट करना। ठीक है ना, तो यहाँ बात थियोरी की है ना कि हाइपोथेसिस की। और जहाँ तक हमारे टॉपिक का सवाल है, थियोरी किस बारे में है? सेल के बारे में। अगर हम सिंपल तरीके से बोले तो सेल थियोरी इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड बाय टू साइंटिस्ट्स बाय स्टडिंग प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स रेस्पेक्टिवली। प्लांट सेल और एनिमल सेल को स्टडी करने के बाद कुछ कॉमन सेट ऑफ पॉइंट्स या फाइंडिंग्स को जोड़ के एक थियोरी बनाई गई या एक थियोरी दुनिया के सामने रखी गई, जिसको आज हम कहते हैं मॉडर्न सेल थियोरी और जस्ट सेल थियोरी। हम इसको और क्या कह सकते हैं? मॉडर्न सेल थियोरी कहो या सिर्फ सेल थियोरी कहो। उसमें कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी? शायद हो सकता है कि उनमें से कई चीजें हमने पहले भी बोली हो, लेकिन अब यहाँ हम सिलसिलेवार मतलब पॉइंट वाइज एक एक एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। और ये सभी एस्पेक्ट्स या ये सभी फैक्ट्स या सभी फाइंडिंग्स जो दी है हमको या जो सेल थियोरी में कंबाइंड फॉर्म में हमको मिलती है, वो किन्होंने दी है या किन्होंने स्टडी करके इस सेल थियोरी को हमारे सामने पुट फॉरवर्ड किया है। तो सबसे पहले उन्हीं के नाम लिखे हैं। पहला नाम है, आप देख सकते हो, नेम इज माल्थस स्लेडन। Okay, the first name of a person who gave us a theory or cell theory is Malthus Schleiden. He was a German by nationality and he was a botanist. मतलब जो श्लेडन थे वो एक प्लांट को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने कौन सी सेल को थरोली स्टडी किया? प्लांट की। दूसरी तरफ इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है थियोडर श्वान। इज इट ओके? माल्थस श्लेडन वाज अ बॉटनिस्ट। लाइकवाइज थियोडर श्वान नाम के जो साइंटिस्ट है, ही वाज अ जूलॉजिस्ट, मतलब ही वाज अ बेसिकली अ रिसर्चर फॉर एनिमल्स। ठीक है, उन्होंने फिर लॉजिकली कौन सी सेल को स्टडी किया? एनिमल सेल को। तो बात को समझो कि जो श्लेडन है या जो माल्थस श्लेडन है, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को किस बेसिस पे दुनिया के सामने रखा? प्लांट की सेल की स्टडी के बेसिस पे। और जो श्वान है, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को किस बेसिस पे दुनिया के सामने रखा? एनिमल सेल की स्टडीज के बेसिस पे। फिर दोनों ने अपना अपना काम जो है वो इंडिविजुअली किया ओरिजिनली,
मतलब श्लेडन ने प्लांट सेल को थरोली स्टडी किया और श्वान ने एनिमल सेल को। फिर दोनों ने अपने अपने काम को कंबाइन किया। कब? In 1839, these two scientists, that is Malthus Sladen and Theodor Schwann, combined their observations or combined their findings and proposed a one common thing or put forward a one common theory to the world. That's what you call modern cell theory. तो अब जब तुम्हारा पेपर होता है या तुम्हारा जब सवाल तुम सॉल्व करते हो तो एक बहुत ही कॉमन सवाल इस टॉपिक या इस चैप्टर से इस टॉपिक पे आता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइंटिस्ट, समझ रहे हो ना, इनमें से कौन से पेयर ऑफ साइंटिस्ट ने या कौन से साइंटिस्ट ने मॉडर्न सेल थ्योरी दुनिया को दी। Which of the following pair of scientists proposed the today's modern cell theory? तो जवाब क्या होना चाहिए? जवाब होना चाहिए Sladen and Schwann, और अगर पूरे नाम है तो Malthus Sladen and Theodor Schwann. In which year? You see, in the year 1839. Okay, they proposed what? They proposed modern cell theory. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 10, 12, 15 जितने भी होंगे, उसमें से हर एक पॉइंट सेल के बारे में हमको एक यूनिक चीज बताता है। ठीक है, हो सकता है उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जिनके लिए ऑब्जेक्शंस हो। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्शंस को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे उन पॉइंट्स या उन फैक्ट्स को या उन ऑब्जर्वेशंस को जो श्लेडन एंड श्वान ने अपनी कंबाइंड थ्योरी में हमारे सामने रखे, और उनमें से हर एक पॉइंट को हम रिक्वायर्ड डिटेल में एक्सप्लोर भी करेंगे, समझाएंगे। तो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। फिलहाल आपको सभी में से 4 पॉइंट्स बोर्ड पे लिखेंगे, जैसे ये खत्म होंगे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले फोकस करो फर्स्ट पॉइंट पे, बहुत लॉजिकल चीज है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड जस्ट बाय रीडिंग इट। व्हाट इज रिटन हियर? दीज आर द स्टार्ट ऑफ और these are the facts or observations which are given in modern cell theory by Sladen and Schwann. What is the first point or fact or observation? That all organisms are composed of cells and their products. Organism कोई भी हो वो किससे बना हुआ है? सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से। ठीक है, फिर हम ये पहले बोल नहीं चुके क्या? ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बोल चुके हैं। वही बात थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है कि सभी ऑर्गेनिजम्स, दुनिया के सभी ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, किससे बने हुए हैं? सेल्स, सेल या सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट, मतलब सेल्स से निकली हुई चीजों से। ठीक, मतलब ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में क्या है? पूरी बॉडी को अगर देखा जाए तो इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। वैलिड पॉइंट है। ठीक, अब ह्यूमन की बात करो, नहीं तो टाइगर की बात करो, नहीं तो डॉग की बात करो, एनिमल की बात नहीं करनी तो प्लांट की बात करो, जैसे कोई फ्लावरिंग प्लांट, रोज का प्लांट, कॉटन का प्लांट, सबके सब ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हुए हैं? सेल्स और उनके प्रोडक्ट से। दूसरी बात या सेकंड फैक्टर या ऑब्जर्वेशन सेल थ्योरी का क्या बताता है हमको, देखो हियर, रीड इट अगेन विथ वेरी मच concentration. Each cell is made up of small mass of protoplasm. You need to focus on this point very clearly. Maybe many things are here which are not known to you as a term, so just clear it in your mind. Small mass of protoplasm having
single nucleus and cytoplasm surrounded by plasma membrane while cell wall can be present or absent. फिर से एक बार पढ़ो, क्या लिखा है कि each cell is made up of small mass of protoplasm having single nucleus and cytoplasm surrounded by plasma membrane while cell wall can be present or absent. इसको थोड़ा यहाँ हम इलैबोरेट करते हैं. क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई हर एक सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो हर सेल की बाउंड्री का काम करती है. और इसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म मतलब कॉमन मैट्रिक्स या जिसको हम कहें फ्लूइड. ओके, और एक न्यूक्लियस, जबकि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ये क्या है, साइटोप्लाज्म. ये क्या है, न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म. अब ठीक से समझो, सपोज करो कि ये कोई सेल है, एनिमल या प्लांट की सेल है, तो इसमें क्या है, अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स न्यूक्लियस, अ सिंगल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक, अगर हम डिवाइड करना चाहें तो साइटोप्लाज्म को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है. ये सब नाम हमने कहीं ना कहीं सुन रखे. इसमें से हर एक को हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है ना, ये चैप्टर पढ़ना मतलब हमको यही पढ़ना है दिन ब दिन कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर उसकी डिटेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी डिटेल, राइबोसोम उसकी डिटेल, माइटोकॉन्ड्रिया उसका डिटेल, क्लोरोप्लास्ट उसका डिटेल, ये सब आएगा. लेकिन जल्दबाजी नहीं, एक एक चीज को हम समझे तो हमारा बेस कंक्रीट होगा, सॉलिड होगा. ठीक है ना. फिलहाल जितनी चीज हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करो. हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू और विथ रेफरेंस टू दिस सेकंड पॉइंट, कि ईच सेल और एवरी सेल has a small mass of protoplasm which if you divide, you can divide it into a nucleus and cytoplasm. You can further divide cytoplasm but not now. ठीक है, फिलहाल protoplasm that is made up of nucleus and cytoplasm surrounded by, बाउंड्री का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनली मैं लिख दूं कि चाहे सेल कोई भी हो, दुनिया की कोई भी लिविंग सेल हो, मतलब छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सेल. अगर जनरल नॉलेज के थ्रू आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी सुन लो कि दुनिया की सबसे छोटी सेल हमने किसको कहा था, कल का लेक्चर या इससे पहले वाला लेक्चर अगर याद हो तो, माइकोप्लाज्मा. इस ऑर्गेनिज्म की सेल को हमने दुनिया की सबसे छोटी लिविंग सेल कहा था. तो फिर सबसे बड़ी कौन सी है, ऑस्ट्रिच. इस बर्ड का जो एग है, अंडा, उसको दुनिया की सबसे बड़ी साइज की सेल माना जाता है. ठीक है, तो हमारे पास दो एक्सट्रीम्स है, माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑन द अर्थ है टिल नोन, और ऑस्ट्रिच का एग जो लार्जेस्ट लिविंग सेल ऑन द अर्थ है टिल नोन सेल्स में से. तो इन दोनों एक्सट्रीम्स और इसके बीच की सभी सेल्स दुनिया भर के ऑर्गेनिजम्स की सभी में एक कंपल्सरी स्ट्रक्चर है और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या
सेल मेम्ब्रेन। एक सिंपल लाइन में हम कंक्लूड करना चाहे तो हम ये कहेंगे कि देयर इज नॉट अ सिंगल लिविंग सेल ऑन द अर्थ which do not have plasma membrane or cell membrane. Compulsorily, this structure is present in all the different types of cells on the known or in the known organisms on the earth. ठीक, which structure? Plasma membrane or cell membrane. That's why what is written over here? It's a compulsory structure. एक बार ये हो सकता है कि कुछ ऐसी सेल्स हमको मिल जाए जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन ऐसी कोई सेल हमको नहीं मिलेगी जो लिविंग है और जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। कंपल्सरी स्ट्रक्चर है, ये होगा ही होगा, एंड इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री। दैट्स व्हाई वी वर सेइंग, हम पिछले क्लासेस से बोलते आ रहे हैं कि सेल इज अ confined system, boundaried system. Now who acts as a boundary for a cell? Plasma membrane or cell membrane. जबकि लास्ट में क्या लिखा है? सेल वॉल कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट। सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, जरूरी नहीं कि ये होगा, ये हो भी सकता है जैसे यहाँ दिख रहा है, या ये नहीं भी हो सकता। ऐसी कई सारी सेल्स या ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स हमको मिल जाएंगे जिनकी सेल्स में सेल वॉल नहीं है, तो फिर उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या हुई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये भी नहीं है, ऐसी सेल ही नहीं है, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही। हाँ, सेल वॉल हो सकता है कि हो या ना भी हो। अगर हम इन्हीं में कंपेयर करें ना, तो ये बात तो हम प्रीवियस स्टैंडर्ड से भी जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, बट एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। ह्यूमन मतलब हम एनिमल हैं और हमारी किसी भी सेल में सेल वॉल नहीं है। हमारे हर एक सेल की बाउंड्री कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना? ये बात इस पॉइंट से हमको समझ में आती है। ठीक, अब ये सेल टिपिकल सेल है, इसको हम लेबल नहीं कर रहे ये प्लांट की है या एनिमल की, लेकिन हाँ, अगर सेल वॉल है तो ये एनिमल की नहीं हो सकती, और सेल वॉल नहीं है तो ये प्लांट की नहीं हो सकती, क्योंकि प्लांट सेल का डिस्टिंक्टिव फीचर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और एनिमल सेल का डिस्टिंक्टिव फीचर है ऑब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक, दैट्स व्हाई ये लिखा है इधर कि सेल वॉल कैन बी प्रेजेंट और अब्सेंट। ठीक, बाद में क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट हमको क्या समझाता है? देखो, एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब दुनिया में जो नई सेल बनती है वो किससे बनती है? उससे पहले प्रेजेंट किसी सेल से। That's what written here. Every new cell arise from pre-existing cell, and each newly formed cell is genetically similar to parent cell. मतलब ये हुआ इसका, इसको हम फिर से थोड़ा इलेबोरेट करते हैं यहाँ पे ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए। थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी हमको सेल डिवीजन के बारे में प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के भरोसे जरूर है कि माइटोसिस ये एक सेल डिवीजन का प्रकार है, टाइप है, जो नई सेल्स बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और माइटोसिस इस डिवीजन को हम इक्वल डिवीजन भी कहते हैं। लेकिन क्या हमको पता है या क्या हम जानते हैं कि माइटोसिस इस तरह के सेल डिवीजन को हम इक्वल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सपोज करो कि ये एक सेल है, ये जब डिवाइड होती है ना तो ये अपने जैसी ही दो सेल्स बनाती है, और इसमें से हर एक जब डिवाइड होती है तो ये फिर से अपने ही जैसी दो सेल्स बनाती है। अगर डिवीजन कौन सा हो? माइटोसिस। अब ये इसकी पूरी डिटेल्स, माइटोसिस की पूरी डिटेल्स, जैसे कि हम कह चुके हैं कि हम इसी पर्टिकुलर यूनिट के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में। फिलहाल हम सेल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इतना समझो कि जब सेल डिवाइड होती है, कौन से डिवीजन से?
माइटोसिस या इक्वल डिवीजन टाइप के डिवीजन से, तो बनने वाली सेल्स एग्जैक्टली कैसी होती है, अपने पेरेंट सेल जैसी। मतलब अगर इन सेल्स को हम डॉटर सेल्स माने तो इनकी पेरेंट सेल कौन हुई, ये वाली। तो ये डॉटर सेल्स 1 और 2 ये किसके जैसी है, इसके जैसी एग्जैक्टली। और अगर नेक्स्ट टाइम जब इनमें डिवीजन होगा तो अब ये पेरेंट बन जाएंगी, तो इनकी डॉटर सेल्स ये हो जाएंगी। तो ये भी कैसी है, इनके जैसी। मतलब आप पूरा सीक्वेंस लगाओ, ये सेल इसके जैसी है और ये सेल इसके जैसी, मतलब ये और ये सेल एक जैसी है। करेक्ट, वही लिखा है। एवरी न्यू सेल arise from pre-existing cell. If this is a new cell, it is arising from pre-existing cell. If it is a new cell, it is arising from pre-existing cell. And each newly formed cell, हर एक नई बनी हुई सेल किसके जैसी होती है, similar to parent cell. मतलब इस सेल के लिए पेरेंट ये सेल है, तो इस सेल के लिए पेरेंट ये सेल है। लेकिन ये सेल अगर डॉटर है तो ये अपने पेरेंट सेल जैसी है, और ये जब डॉटर थी तो ये अपने पेरेंट जैसी थी। मतलब कुल मिला के इस जनरेशन की और इस जनरेशन की सेल्स कैसी है, सिमिलर। बिकॉज ईच न्यूली फॉर्म्ड सेल इज जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट सेल एंड ईच सेल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। राइट, मैंने तुमको पहले भी कहा और फिर से एक बार बता रहा हूं कि किसी भी थियरी या किसी भी हाइपोथेसिस में बोली गई चीजें पूरी तरह से सही हो या सच हो या प्रूवन हो, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं। तो आपके मन में अगर कुछ ऐसी चीज आ भी रही है कि सर नहीं, ऐसा तो हर केस में नहीं देखा जाता, तो हाँ, हो सकता है कि ऐसा हर केस में नहीं देखा जाता या नहीं होता, तो उसको हम ऑब्जेक्शंस में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्शंस टू दिस थियरी। फिलहाल हम ऑब्जेक्शंस नहीं पढ़ रहे, फिलहाल हम उन चीजों को पढ़ रहे जो हमको बताई थी श्लेटर एंड श्वान ने। हम ये दावा बिल्कुल भी नहीं करते कि इसमें से हर एक पॉइंट सही है, हम उन पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं जो इन्होंने हमको बताए। जैसे मैं यहीं पे बता दूं तुमको कि अगर ये पॉइंट कहता है कि एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो फिर सबसे पहली सेल कैसे आई? अगर पॉइंट कहता है कि हर नई बनने वाली सेल पुरानी सेल से आती है, तो फिर सबसे पुरानी वाली कहाँ से आई? अगर वो उससे पुराने वाली से आई तो वो कहाँ से आई? तो ये एक ऑब्जेक्शन हम इजीली बोल सकते हैं यहाँ पे, तो बोलेंगे भी, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम पॉइंट को समझो जो उन्होंने हमको बताया, फिर हम ऑब्जेक्शंस को भी फोकस करेंगे जो हमको ऐसी चीजें जो हमको खटकती है। जैसे यहाँ पे एक चीज खटकती है कि if each new cell arise from pre-existing cell, then how come the first cell of the earth arised? Right? If this point says that each newly formed cell is genetically similar to parent cell, then how come the variation is seen in the world? अगर हर नई बनने वाली सेल अपने पेरेंट सेल जैसी होती है, तो फिर दुनिया में वेरिएशन अमॉन्ग द लाइफ क्यों है? तो ये खटकने वाली बात है, ऑब्जेक्शन है, जिसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ पॉइंट्स दोज वेर मेंशन्ड बाय दीज टू साइंटिस्ट्स इन देयर थ्योरी दैट वी आर फोकसिंग ऑन, और ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, ठीक है ना? हाँ, कुछ केसेस में ये नहीं दिखता, तो उसको हम ऑब्जेक्शंस में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ पॉइंट पे फोकस। उसी लाइन में चौथा पॉइंट क्या है, या चौथा ऑब्जर्वेशन स्लेडन एंड श्वान की मॉडर्न सेल थ्योरी का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लॉजिकल और बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला फैक्ट, जो फोर्थ फैक्ट या फोर्थ ऑब्जर्वेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्या लिखा है? While cell can survive independently, its organelles can't. फिर से लिखो, अगर ये
अगर ये एक कोई सेल है तो ये उसका न्यूक्लियस हुआ, ठीक है ना, इसको नाम दे देते हैं, ये सपोज न्यूक्लियस हुआ, ये सपोज गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है, ये सपोज राइबोसोम्स हुए, ये सपोज क्या, ये तो है ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है, ठीक है, ये हमारा जाना पहचाना माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, ये सब क्या है, इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। जैसे हम हमारे हाथ को, हमारे लीवर को, हमारे पैंक्रियास को, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे स्टमक को क्या कहते हैं, ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स, बराबर। तो फिर एक सेल के अंदर प्रेजेंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे, ऑर्गेनल्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है जो लाइट एनर्जी को फिक्स करके फोटोसिंथेसिस करता है, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर डीएनए है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, बराबर। राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जो अपना काम करता है, ठीक। अब ये सब ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये एक सेल का हिस्सा है, एक सिस्टम का हिस्सा है। तो ये सेल जो है ये लिविंग मानी जाती है, जिंदा मानी जाती है। क्या हो अगर मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर निकाल दूं? व्हाट इफ आई रिमूव दिस माइटोकॉन्ड्रिया आउट ऑफ द सेल? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया जिंदा होगा? नहीं, ये एक नॉन लिविंग चीज होगी। क्या एक सिंगल इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल से निकाल लिया गया है, क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया जब तक इस सेल का हिस्सा है तभी तक वो लिविंग एंटाइटी है। अगर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या राइबोसोम को सेल से बाहर निकाल दिया तो उस ऑर्गेनल का खुद का कोई भी महत्व या एग्जिस्टेंस नहीं है, वो खुद एक जिंदा एंटाइटी या लिविंग एंटाइटी नहीं होता, ठीक। एक सेल में हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो एक दो माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम सेल से निकाल भी ले तो सेल नहीं मरेगी, सेल स्टिल विल बी लिविंग। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने एक या दो बाहर निकाले ना, वो लिविंग नहीं बचेंगे। वही ये पॉइंट कहता है, देखो भाई, सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, सेल एज अ सिस्टम कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, बट इट्स ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल mitochondria cannot. This cannot be living individually. It is a living thing only until it is a part of this system. That's again repeat. While cell can survive independently, its organelles cannot. Okay, there are several more points to be discussed, but you need to focus on all four of them before we move on to the next things or next observations of Sladen and Schwann. We are not done yet with cell theory, but we need to focus on them before we move on to the next point.